वेलकम टू ज्ञानार्जन साइट। हेलो फ्रेंड, मैं गौरव मिश्रा बात कर रहा हूं करंट अफेयर सेक्शन में मार्च 2020 के टॉप 100 नेशनल करंट इवेंट्स पर, जिसमें हम लोगों ने 50 महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर लिया था। अब आगे की विषय वस्तु की ओर चलते हैं। तो इस वीडियो का पहला मुख्य बिंदु और सीरीज का 51वां पॉइंट, इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी बनी नुपुर कुलश्रेष्ठ। इससे जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, कुलश्रेष्ठ भारतीय तटरक्षक बल 1999 में ज्वाइन की थी। वर्तमान भारतीय तटरक्षक महानिदेशक कृष्णस्वामी नटराजन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को संविधान के तटरक्षक अधिनियम 1978 के अंतर्गत हुई थी। चलिए अब अगले मुख्य बिंदु की ओर। 52वां मुख्य बिंदु इस प्रकार है, केंद्र सरकार ने किसान रेल के तौर तरीकों को सही करने के लिए एक समिति का गठन किया है। अब इससे जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। इस समिति का गठन भारतीय रेलवे एवं कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के जरिए इस किसान रेल को स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। अब 53वां मुख्य बिंदु देखते हैं क्या है। नई दिल्ली में जालियांवाला बाग पर एक प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। यह प्रदर्शनी भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार एनएआई के 130वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य जालियांवाला बाग नरसंहार के शताब्दी वर्ष 1915 से 1950 की अवधि को याद करना था। 54वां मुख्य बिंदु, पीवी सिंधु ने जीता बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। उन्हें यह पुरस्कार बीबीसी के उद्घाटन समारोह में दिया गया, जो इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए था। इस पुरस्कार के लिए कुल 5 दावेदारों को नामित किया गया था, जिसमें सिंधु के अलावा पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मानसी जोशी, मुक्केबाज मैरी कॉम, स्प्रिंटर दूती चंद और पहलवान बीनेश फोगट हैं। बीबीसी ने पूर्व भारतीय स्प्रिंटर पीटी उषा को लाइफ टाइम अचीवमेंट से भी नवाजा। फोन पे ने यूपीआई लेनदेन की सुविधा के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ की साझेदारी। इससे पहले फोन पे यस बैंक के साथ ग्राहकों को यह सुविधा मुहैया करा रही थी, लेकिन आरबीआई द्वारा यस बैंक पर अस्थायी बैन लगाने के कारण फोन पे की यूपीआई लेनदेन सुविधा बाधित हो गई थी। फोन पे का मूल संगठन फ्लिपकार्ट है। इसकी स्थापना दिसंबर 2015 में हुई थी। फोन पे के वर्तमान सीईओ समीर निगम हैं। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक है। चलिए अब अगले मुख्य बिंदु की ओर। सीएसआईआर ने नकली नोटों पर रोक लगाने के लिए सुरक्षा स्याही किया विकसित। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी और वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने एक बायोल्यूमिनेसेंट सिक्योरिटी इंक विकसित किया है। अब इससे जुड़ी हुई अन्य खबर को देखते हैं। नेशनल यह स्याही प्रकाश के संपर्क में आने पर 2 रंगों में दिखती है। समान सफेद प्रकाश में सफेद रंग में दिखती है, परावैंगनी प्रकाश में यह लाल रंग में दिखती है। सीएसआईआर का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। यह रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट 1960 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त संस्था है। यह देश में 38 राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला का संचालन करती है। मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम अब नाना शंकर सेठ के नाम पर रखा जाएगा। 12 मार्च 2020 को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलने को प्रस्ताव को पारित किया। कार्यरत केंद्रीय रेलवे मंत्रालय के अधीन कार्यरत केंद्रीय रेलवे द्वारा नाम परिवर्तन को मंजूरी दिया जाता है। MEIS योजना को अब रोड टेप योजना के द्वारा प्रस्थापित किया जाएगा। मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके स्थान पर अब रोड टेप योजना अर्थात रेमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेज ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट योजना को शुरू किया जाएगा। 59वां मुख्य बिंदु, सिडबी ने शुरू किया सेल्फ प्लस ऋण योजना। भारतीय लघु विकास बैंक ने कोविड-19 से संबंधित चिकित्सा उपकरणों और उत्पादों के निर्माण में लगे MSME को 1 करोड़ रुपए तक की कार्यशील पूंजी प्रदान करेगी। 60वां मुख्य बिंदु, कृषि वैज्ञानिक ने बायो फोर्टिफाइड गाजर विकसित किया। गुजरात के जूनागढ़ जिले के कृषि वैज्ञानिक श्री वल्लभ भाई वस्तम भाई मारवानिया ने बायो फोर्टिफाइड गाजर विकसित किया। इस गाजर को स्थानीय रूप से मधुबन गाजर कहा जाता है। यह बीटा कैरोटीन और आयरन से भरपूर है। भारत सरकार ने लॉन्च किया आईगोट प्लेटफॉर्म, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दीक्षा प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया जाएगा। यह एक ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य फ्रंटलाइन कर्मियों की क्षमता निर्माण में वृद्धि करना है, जो कार्यकर्ता कोविड-19 राहत कार्यों में जुटे हैं। दीक्षा प्लेटफॉर्म को मानव संसाधन व विकास मंत्रालय द्वारा सितंबर 2017 में लॉन्च किया गया था। 62वां मुख्य बिंदु, स्वच्छता एप्लीकेशन का संशोधित संस्करण हुआ लॉन्च। इस संस्करण को 9 अप्रैल 2020 को केंद्रीय आवास व शहरी मंत्रालय ने लॉन्च किया।
इस एप्लीकेशन को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च किया गया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में मनाया गया फगली फेस्टिवल। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के यांगपा गांव में पारंपरिक फगली उत्सव मनाया गया। ये उत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल और स्पीति जिले में स्थित एक खूबसूरत स्थान है। चलिए अब अगले मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं। 64वां स्मार्ट सिटी मिशन। भारत सरकार ने सार्वजनिक स्थानों का बड़े पैमाने पर कीटाणु शोधन करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक स्थानों जैसे बाजारों, सड़कों, पार्कों, खेल के मैदानों को कीटाणु रहित किया जा रहा है। 65वां मुख्य बिंदु, IIT मंडी में स्थापित किया जाएगा प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र। प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र को इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स पर नेशनल मिशन के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाएगा। प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र के माध्यम से IIT मंडी में ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन अनुसंधान कार्यक्रम, डिजाइन और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 66वां मुख्य बिंदु, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में हुई 4% की बढ़ोतरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2020 से पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत और वर्तमान कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की। यह वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है, जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित है। चलिए अब अगले मुख्य बिंदु की ओर। उत्तराखंड में शुरू हुआ पारंपरिक फूलदेई त्योहार। यह त्योहार पहाड़ों में रहने वाले लोगों के मध्य आंतरिक संबंधों को दर्शाता है। साथ ही फूलदेई चैत्र के पहले दिन मनाया जाता है, अर्थात मार्च के मध्य महीना में मनाया जाता है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1936 में लुप्तप्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। हैदराबाद में नागरिक उड्डयन पर विंग्स इंडिया 2020 प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। नागरिक विमानन मंत्रालय ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2020 कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम नागरिक उड्डयन बिजनेस प्रदर्शनी और एक एयर शो है, जिसे प्रत्येक 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। वर्तमान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। केंद्र सरकार देश के लगभग प्रत्येक विकास खंड में खोलेगी कम से कम एक PM BJP केंद्र। इस योजना को 2020 के अंत तक निष्पादित किया जाना है। इस योजना की घोषणा PMO केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में आयोजित जन औषधि दिवस समारोह में की। इस योजना के तहत भारत सरकार देश की जनता के लिए गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराएगी। PM BJP का पूर्ण स्वरूप प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। 70वां मुख्य बिंदु, प्रशांत कुमार बने यस बैंक के नए MD और CEO। जी हाँ, हम लोग पहले वीडियो में जब बात कर रहे थे उस समय रवनीत गिल थे यस बैंक के CEO MD। प्रशांत कुमार को पहले यस बैंक के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था। PNB के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष अब यस बैंक के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। अमिताभ बच्चन बने IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर। IDFC फर्स्ट बैंक के MD व CEO B वैद्यनाथन है। इसका मुख्यालय मुंबई है। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। 72वां मुख्य बिंदु, RBI ने शहरी सहकारी बैंकों में एकल और समूह उधारकर्ता के लिए एक्सपोजर सीमा में की कटौती। UCB के लिए एक्सपोजर सीमा के बड़े ऋणों से उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए यह बदलाव किया गया है। अब इससे जुड़ी हुई अन्य खबर को देखते हैं। यह बदलाव निम्न प्रकार किया गया है। एकल उधारकर्ता एक्सपोजर सीमा के टियर फर्स्ट पूंजी को 15% घटाया गया है, जो इससे पहले टियर फर्स्ट और टियर सेकंड पूंजी का 15% था। समूह के उधारकर्ताओं के लिए एक्सपोजर सीमा के टियर फर्स्ट पूंजी को 25% कर दिया गया है, जो इससे पूर्व टियर फर्स्ट और टियर सेकंड पूंजी का 40% था। साथ ही RBI ने समायोजित निबल बैंक ऋण या क्रेडिट बैलेंस शीट एक्सपोजर की क्रेडिट समतुल्य राशि UCB के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्य को 40% बढ़ाकर 75% करने का फैसला किया है। इन मानदंडों को 31 मार्च 2024 तक पूरा करना होगा। 73वां मुख्य बिंदु, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ ए बायोग्राफी ऑफ मनोहर पर्रिकर पुस्तक हुआ प्रकाशित। इस पुस्तक का सहलेखक दिग्गज पत्रकार सदगुरु पाटिल और मायाभूषण नागवेकर हैं। इस पुस्तक को पेंगुइन प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री ने महाराष्ट्र में लॉन्च किया रोपैक्स यात्री नौका सेवा। यह मुंबई और मांडवा के बीच शुरू की गई है। ग्रीस में यह बना जहाज 200 कारों और 1000 व्यक्तियों को ले जाने में सक्षम है। 75वां मुख्य बिंदु, आरफा खानम शेरवानी और रोहिणी मोहनी
मोहन को मिला चमेली देवी जैन पुरस्कार। द वायर की चीफ एडिटर आरफा खानम शेरवानी और बेंगलुरु की फ्रीलांसर रोहिणी मोहन को संयुक्त रूप से उत्कृष्ट महिला पत्रकार के लिए यह पुरस्कार दिया गया। जूरी मेंबर्स में राजनीतिक विशेषज्ञ जोया हसन, पत्रकार श्रीनिवासन जैन और मनोज मित्ता शामिल थे। यह एक भारतीय पत्रकारिता पुरस्कार है जिसे 1980 में मीडिया फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। 76वां मुख्य बिंदु, सीआरपीएफ और आदित्य मेहता फाउंडेशन मिलकर करेंगे दिव्यांग सैनिकों को प्रशिक्षित। इससे जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, सीआरपीएफ ने साइबर ऑपरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व पैरा स्पोर्ट सहित विभिन्न कौशलों में अपने विकलांग सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक विकलांगता समर्थन एनजीओ आदित्य मेहता फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। अब चलते हैं अगले मुख्य बिंदु की ओर। सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक एपी माहेश्वरी हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य सर्विस एंड लॉयल्टी है। 77वां मुख्य बिंदु की ओर चलते हैं। हृदय कुमार होंगे जे&के के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी। इससे जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, भारत के चुनाव आयोग ईसीआई ने हृदय कुमार को जम्मू और कश्मीर क्षेत्र का मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। वह शैलेंद्र कुमार का स्थान लेंगे। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी के साथ किया कोसा पर हस्ताक्षर। इससे जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, कोसा समझौते से कच्चे तेल की बिक्री और खरीद को सुव्यवस्थित करने की उम्मीद है, जो पूर्वोत्तर भारत के खेतों से उत्पादित किया जाएगा। कोसा समझौता 5 साल की अवधि के लिए प्रभावी होगा, अर्थात यह 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक के लिए प्रभावी रहेगा। चलिए अब अगले मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गंगा आमंत्रण अभियान आयोजित किया गया। इससे जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, यह गंगा नदी में एक ओपन वाटर राफ्टिंग और जल संरक्षण अभियान है। इससे जुड़ी हुई अगली बिंदु, यह अभियान देवप्रयाग और गंगा सागर के बीच आयोजित किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को 2011 में लॉन्च किया गया था। अगला मुख्य बिंदु, देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। इससे जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, 16 मार्च 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। गोगोई नवंबर 2019 में सेवानिवृत्त हुए थे। अनुच्छेद 80 के खंड 3 के तहत राष्ट्रपति के पास विशेष ज्ञान वाले व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करने का अधिकार होता है। ऐसे व्यक्तियों को विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा इत्यादि में विशेष ज्ञान होना चाहिए। चलिए अगले मुख्य बिंदु की ओर। रक्त स्त्राव को रोकने के लिए नैनो विज्ञान संस्थान ने स्टार्च आधारित हेमोस्टैट का विकास किया। इससे जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, हेमोस्टैट एक सर्जिकल उपकरण है जो दुर्घटनाओं के दौरान तेजी से खून को बहने से रोकने के लिए विकसित किया गया है। इस उत्पाद में अवशोषण क्षमता अधिक होती है। 82वां मुख्य बिंदु, एटीके फुटबॉल क्लब ने तीसरी बार जीती इंडियन सुपर लीग। इससे जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, गोवा के फतोर्दा स्टेडियम में खेले गए इस फाइनल मैच में एटीके एफसी ने चेन्नई एफसी को 3-1 से हराकर तीसरी बार आईएसएल ट्रॉफी अपने नाम की। एटीके ने टूर्नामेंट का उद्घाटन संस्करण 14, 15, 16, 17 और 19, 20 का लीग भी जीत लिया। एटीके एटलेटिको डे कोलकाता पश्चिम बंगाल के कोलकाता का एक भारतीय पेशेवर फुटबॉल संस्थान है। एटीके के अलावा केवल 2 अन्य टीमें आईएसएल विजेता रही है। बेंगलुरु एफसी 2018-19 में, चेन्नईयन एफसी 15-16 और 17-18 में। 83वां मुख्य बिंदु, विकलांगजनों को सशक्तिकरण के लिए शुरू हुआ नवाचार सुगम्य भारत अभियान। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और नैसकॉम फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से यह अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य प्रौद्योगिकी और उपकरणों की मदद से सभी क्षेत्रों में भागीदारी के समान अवसर तक पहुंच प्रदान करने के लिए विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाना है। इस अभियान में शिक्षा, निर्माण, रोजगार, गतिशीलता, पुनर्वास और अन्य सरकारी सेवाओं में सहायता प्रदान करने पर ध्यान दिया जाएगा। चलिए अगले मुख्य बिंदु की ओर। बजाज ऑटो ने राजीव बजाज को दोबारा चुना कंपनी का एमडी और सीईओ। इससे जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, राजीव बजाज को 5 साल के कार्यकाल के लिए बजाज ऑटो
के एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है। बजाज ऑटो के वर्तमान अध्यक्ष राहुल बजाज हैं। 85वां मुख्य बिंदु की ओर चलते हैं। मत्स्य विभाग के लिए विकसित किया गया नाविक मैसेजिंग सिस्टम, इससे जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। यह प्रणाली वर्तमान में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सिस्टम द्वारा उपयोग किया जा रहा है। इस प्रणाली का इस्तेमाल सुनामी, चक्रवात, ऊंची लहरों जैसे मामलों में आपातकालीन चेतावनी संदेशों को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। इसरो द्वारा भारत में 5 उद्योगों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरित की गई है। इसमें एक मत्स्य उद्योग भी है। नाविक सिस्टम के उपग्रहों की संख्या को 7 से बढ़ाकर 11 किए जाने की योजना है। 86वां मुख्य बिंदु, पेटीएम पेमेंट्स बैंक अब अपने ग्राहकों को जारी कर सकेगा वीजा डेबिट कार्ड। इससे जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने अपने ग्राहकों को वीजा डेबिट कार्ड करने के लिए वीजा के साथ साझेदारी की है। पीपीबीएल 2020-21 में 10 मिलियन से अधिक नए डिजिटल डेबिट कार्ड जारी कर सकेगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के द्वारा ये किया जाएगा। 87वां मुख्य बिंदु, मणिकरण पावर लिमिटेड बना इंडियन गैस एक्सचेंज का पहला सदस्य। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, आईजीएक्स भारतीय ऊर्जा विनिमय का अंग है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का अंग है। इससे जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु की बढ़ते हैं। आईजीएक्स द्वारा इस साल फरवरी में सदस्यता अभियान शुरू किया गया था। एमपीएल जो पहले से ही आईईएक्स में ट्रेडिंग मेंबर है, आईजीएक्स के साथ हाथ मिलाने वाला पहला सदस्य भी होगा। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज के एमडी और सीईओ राजीव श्रीवास्तव हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। 88वां मुख्य बिंदु, सुप्रीम कोर्ट ने नौसेनाओं में महिलाओं के लिए अस्थायी कमीशन को दी मंजूरी। इससे जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में केंद्र सरकार को 3 महीने के अंदर तौर तरीके निर्धारित करने का निर्देश दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया है। वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह हैं। चलिए अगले मुख्य बिंदु की ओर। आईआईटी कानपुर और L&T सर्विसेज ने औद्योगिक साइबर सुरक्षा पर अनुसंधान के लिए मिलाया हाथ। इससे जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, ये दोनों संयुक्त रूप से आईआईटी कानपुर परिसर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेंगे। साइबर अटैक करने और हैकिंग के प्रयासों के क्षेत्र में अध्ययन, प्रशिक्षण कार्यक्रम और अनुसंधान करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आईआईटी LTTS के सीईओ और प्रबंध निदेशक केशव पांडा और आईआईटी कानपुर के उप निदेशक प्रोफेसर मनिंद्र सिंह के द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। चलिए अगले मुख्य बिंदु की ओर। डीएसी ने वायुसेना के लिए स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान खरीदने की दी मंजूरी। रक्षा अधिकरण परिषद के द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए कुल 83 स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे। तेजस स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया हल्का लड़ाकू विमान है। तेजस को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के तत्वाधान में विमान विकास एजेंसी द्वारा डिजाइन किया गया है। यह पहले ऑर्डर के लिए तेजस विमान का नया उन्नत वर्जन MK-1A वर्जन होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अरुंधति भट्टाचार्य कृषि बोर्ड से दी इस्तीफा। इससे जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, वह कृषि में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यरत थी। उनका इस्तीफा 15 अप्रैल 2020 से लागू होगा। उन्हें यह इस्तीफा यूएसए की कंपनी सेल्स फोर्स का भारत में नया अध्यक्ष और सीईओ चुने जाने के कारण दिया। भट्टाचार्य भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में काम करने वाली पहली महिला हैं। साथ ही वह वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्लेटफॉर्म स्विफ्ट इंडिया की अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर रही हैं। कृषि बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष जॉनी बेरीफर्ड हैं। साथ ही एमडी और सीईओ आशु सुयस हैं। अब चलते हैं आगे। सरकार ने राष्ट्रीय तकनीक कपड़ा मिशन की स्थापना को दी मंजूरी। इससे जुड़ी हुई अन्य खबर, सरकार ने 1480 करोड़ रुपए के खर्च के साथ स्थापित किए जाने वाले राष्ट्रीय तकनीक कपड़ा मिशन के प्रस्ताव को दी मंजूरी। इस राष्ट्रीय तकनीक कपड़ा मिशन की स्थापना 4 वर्षों की अवधि 2020-21 से 2023-24 तक के लिए की गई है। वर्तमान केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी हैं। अगला मुख्य बिंदु,
जो क्रमशः इस प्रकार है। रेलवे ने दिसंबर 2023 तक सभी ब्रॉडगेज मार्गों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है। इससे जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, इसके अंतर्गत कुल 28,810 किलोमीटर के ब्रॉडगेज मार्ग का विद्युतीकरण करने की योजना पर काम हो रहा है। रेलवे यह परियोजना 5 चरणों में पूरा किया जाएगा, जिसे वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिसंबर 2023 तक पूरा कर लेना है। तो दोस्तों, लोगों का 94वां मुख्य बिंदु जो है, APEDA ने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए SFAC के साथ किया समझौता। इससे जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, इस MOU का मुख्य उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विकास और हितधारकों को बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के लिए कृषि निर्यात हेतु परस्पर सहयोग करना है। दोनों संगठन किसान उत्पादक संगठनों, किसानों की सहकारी समितियों को निर्यात मूल्य श्रृंखला से जोड़ने के दिशा में भी काम कर रहे हैं। तो ये रहा दोस्तों, अब हम लोग आखिरी भाग में पहुंच रहे हैं। 95वां मुख्य बिंदु, उत्तराखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए मिलने वाले आरक्षण को समाप्त किया। इससे जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, उत्तराखंड सरकार राज्य सरकार की नौकरियों में पदोन्नति के लिए मिलने वाले आरक्षण को समाप्त करने का ऐलान किया है, और साथ ही राज्य सरकार द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति DPC के संबंध में भी आदेश जारी किए गए हैं। चलिए अगले मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला मुख्य बिंदु जो है, सिडबी लॉन्च करेगा स्वावलंबन एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन। इससे जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, सिडबी स्वावलंबन मिशन के तहत नवोदित उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए 5 जून 2020 को एक विशेष ट्रेन स्वावलंबन एक्सप्रेस शुरू करेगी। यह एक इंटरकनेक्टेड लघु उद्यम पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करेगा, जिसमें व्यावसायिक आकांक्षी संरक्षक विशेषज्ञ और अनुभवी व्यक्ति शामिल होंगे। यह ट्रेन 15 दिनों में 11 शहरों में 7,000 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी, जो लखनऊ से शुरू होगी और क्रमशः जम्मू, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता होते हुए वाराणसी तक जाएगी। चलिए अगला मुख्य बिंदु, SBI ने लॉन्च की कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन CECL। इससे जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, भारतीय स्टेट बैंक ने एक अतिरिक्त तरलता सुविधा कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन शुरू की है। अब इससे जुड़ी हुई अगली महत्वपूर्ण बिंदु, मौजूदा संकट की स्थिति से निपटने के लिए भारत के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अपने उधारकर्ताओं को लिक्विडिटी परेशानी से बचाने के लिए सुविधा शुरू की गई। CECL के साथ SBI 200 करोड़ रुपए तक के फंड की सुविधा देगा, जो 30 जून 2020 तक उपलब्ध होगा। CECL 12 महीने के डिमांड लोन के रूप में 7.25% की ब्याज दर पर मिलेगा। यह सुविधा उन सभी मानक खातों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें मार्च 16 2020 तक स्पेशल मेंशन अकाउंट में 1 या 2 के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। SBI के वर्तमान अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और इसे 1 अप्रैल 1935 को स्थापित किया गया था। अगला मुख्य बिंदु, उत्पादन प्रोत्साहन योजना को मिली मंजूरी। इससे जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी है। अगले 5 वर्षों में 25 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए यह अभियान चालू किया गया है। अगला मुख्य बिंदु, करूर वैश्य बैंक ने प्रीपेड कार्ड एंकासू किया लॉन्च। इंकासू एक तमिल वर्ड है जिसका अर्थ होता है हमारा कैश। नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित इस कार्ड को खरीदने वाले ग्राहक ₹1 तक की भुगतान टैप एंड गो के माध्यम से कर सकेंगे। इस कार्ड का मायने इस रूप में भी खास हो जाता है कि इसका इस्तेमाल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से किया जाएगा। KVP का अध्यक्ष चलिए अब अगले मुख्य बिंदु पर चलते हैं।
चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी के चलते राज्यसभा चुनाव स्थगित किया। अन्य इससे जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु 18 सीटों के लिए 26 मार्च 2020 को चुनाव होने वाला था। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। राज्यसभा के वर्तमान सभापति एम वेंकैया नायडू हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।